तो इसके लिए मैं अगर आपको हिंदू हृदय सम्राट कहूँ तो? देखिए, ये तो आपके मन की इच्छा है, मैं इसमें कैसे आपको रोक सकता हूँ, टोक सकता हूँ। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री शेर सिंह राणा जी। श्री शेर सिंह राणा जी, शो में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण? देखिए, आज देश में अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो किसी किसी जाति विशेष के बने हुए हैं, और दुर्भाग्य ये है कि जब वो इतना जातिवाद पैदा करते हैं देश के अंदर कि चाहे वो नौकरियां हो, योजनाएं हो, या किसी भी तरह की कोई भी जो लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो अपने जाति के लिए जो है लड़ झगड़ के प्राप्त कर लेते हैं। तो जो ऐसे समूह हैं, ऐसी जातियां हैं जिनका कोई राजनीतिक दल नहीं है, तो उनकी बात रखने के लिए कोई भी देश में पार्टी तैयार नहीं है और कोई उनकी बात को रखता नहीं है। तो हमने ये महसूस किया कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल आज उनके पक्ष की बात नहीं करता है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस हो, वो खुल के जो है सिर्फ दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक ऐसे राजनीतिक दल की ज़रूरत थी कि जो स्वर्णों की भी बात रख पाए और अपने दलित और जो पिछड़े समाज के भाई बंधु हैं देश के, उनके साथ भी अन्याय ना होने दे। तो उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे, हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का गठन किया। जो हमारी माता सत्यवती जी थी, उनके विचारों पर हम चल रहे हैं और उन्होंने इस पार्टी को जो है गठन किया। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण पे आज आपका क्या कहना है? देखिए, आरक्षण जो हमारे एससी समाज के भाइयों को मिला हुआ है, वह आरक्षण तो अभी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आरक्षण देने का जो कारण है वो सिर्फ आर्थिक संपन्नता नहीं है, सामाजिक समस्या भी आरक्षण देने का कारण है। और सामाजिक रूप से अभी जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, उनको अभी उतना ज़्यादा जो है छूट नहीं मिली है, या उनके साथ अभी देखने में आता है कि कभी कभी उनके साथ भेदभाव हो जाते हैं। तो जब तक ये भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, तो एससी समाज के लोगों को आरक्षण देने की ज़रूरत है, एससी और एसटी को। लेकिन जो पिछड़े समाज को जो आरक्षण दिया हुआ है, पिछड़े समाज में कई जातियां ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं और सामाजिक रूप से कभी भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे हमारे यादव भाई हैं या हमारे जाट भाई हैं, आप सब जानते हैं कि उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना करता है, ना किसी की हिम्मत है, क्योंकि वो खुद एक मार्शल कौम है। तो उनके साथ कोई भेदभाव होता नहीं है, आर्थिक रूप से वो लोग संपन्न हो चुके हैं। तो पिछड़े वर्ग में जो आरक्षण है, इसमें से ऐसी जातियों को जिनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव नहीं है, उन लोगों को जनरल कैटेगरी में डालने की ज़रूरत है। तो अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आती है, तो पिछड़े वर्ग की ऐसी जातियों को हम जनरल में डाल देंगे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी सक्षम है। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्णों की, खासकर राजपूतों की। आज राजपूतों का बच्चा एक बहुत ही अपने आप को असहाय और निर्भीक महसूस करता है आरक्षण की वजह से। 40% वाला डॉक्टर बनता है और 80% वाला रह जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो एससी एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है, उसको तो अभी दिया जाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आरक्षण जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि उनको सिर्फ आर्थिक संपन्न करना है। आरक्षण देने का मकसद ये भी है कि उनको सामाजिक रूप से भी मजबूत करना है। आपने देखा होगा, जैसे कई लोग इस बात को बोलते हैं कि भाई कोई एससी समाज का बच्चा जो है आईएएस बन गया तो उसके साथ कोई कैसे भेदभाव कर देगा, एक डीएम के साथ कैसे भेदभाव कर देगा। लेकिन उसके साथ भी भेदभाव अभी भी हो जाता है, कभी कभी, सबके साथ नहीं होता, लेकिन संभावनाएं अभी भी बनी रहती हैं। भले ही एक आम आदमी उसके साथ भेदभाव या गलत शब्द
या गलत विचार नहीं रखेगा, लेकिन जो उसका अपना सर्कल है जिसमें उसी के ही ताकत के लोग बैठते हैं उठते हैं, मान लीजिए कहीं पर आईएएस के लोगों की जो है आपस की ही कोई मीटिंग हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, तो अभी भी कभी कभी वो भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। तो जब तक ये सोच हम अपने देश से अपने समाज से ख़त्म नहीं करते हैं तो एससी एसटी के लोगों को अभी तब तक आरक्षण देने की ज़रूरत है, उनको हमें उठाने की ज़रूरत है। रही बात जो आपने कहा कि भाई ये 40% वाला बच्चा कुछ बन जाता है और ज़्यादा नंबर वाला बच्चा नहीं बन पाता है, तो ये एक अन्याय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी इसमें हम जो पिछड़े वर्ग में कुछ जातियां हैं, पहले उनकी गिनती कुछ कम करी जाए, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पहले ही मजबूत हैं, तो उनकी गिनती कम करी जाए और फिर धीरे धीरे करके जब समाज में ऐसी बात आपस में आ जाए कि भाई बराबरी आ जाए, तो फिर इसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। और एक बात मैं और भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग अपने इच्छा से भी लोगों को इसके लिए, जो एससी एसटी या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अपनी इच्छा से भी आरक्षण को छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की के लिए अनिवार्य और ज़रूरी भी है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण का आधार पैसे का हिसाब हो, ना कि जाति का? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि कभी कभी बहुत संपन्न लोगों के साथ भी भेदभाव हो जाता है, खासकर जो एससी और एसटी समाज के लोग हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि बहुत बड़े पद पे होने के बाद भी, मान लीजिए आप आईएएस हैं और 10 आईएएस एक साथ बैठे हुए हैं और उसमें एक जो है दलित समाज से वास्ता रखते हैं, तो हो सकता है कि वो जो दूसरे उनके साथी हैं वो उनके गिलास में या उनके साथ खाना खाने में जो है, आप सहमत नहीं है आर्थिक आधार पे, जातिगत सिर्फ आधार पे ही सहमत है? सिर्फ जो एससी एसटी हैं सिर्फ उनको लेकर, बाकी जो पिछड़ा वर्ग है जिनके जातियों के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं होता है, उनके साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण की कैटेगरी तय होनी चाहिए, उस पर मैं सहमत हूँ। राजपूतों की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि हमारे समाज के महापुरुषों को कोई भी समाज का आदमी या किसी पार्टी का आदमी अपशब्द कहता है, अपमानित करता है, पीछे आपने मामला देखा भी था, और वो बच भी जाते हैं, तो क्या ये अधिकार है उनको? नहीं, देखिए, कोई भी जो महापुरुष होता है वो तो सर्व समाज का होता है, और अगर फिर वो अपमानित क्यों करते हैं, अपशब्द क्यों कहते हैं? ये व्यक्ति विशेष की कुंठा होती है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मैंने कई बार देखा है कि कई जनरल कास्ट के लोग उनके लिए भी अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, तो ये एक मानसिक कुंठा है, ये जाति के प्रति कुंठा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक महान व्यक्तित्व हैं, महाराणा प्रताप जी भी एक महान व्यक्तित्व हैं। अब कुछ लोगों जो है वो निजी रूप से अगर गलत शब्द किसी महापुरुष के लिए बोलते हैं, तो वो खुद जो है मतलब कहिए कि उनके ऊपर कानून का लागू करके उनको जेल भेजना चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन वो तो विधानसभा और संसद के कानून का फायदा उठाते हैं, बाहर तो बोलते ही नहीं है। तो जो उनको वोट देकर जिताते हैं, और कोई भी जो राजनीति करता है और जो राजनेता बनता है, सब लोग सर्व समाज के वोट प्राप्त करके ही चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्व समाज को सबक सिखाना चाहिए, उनकी राजनीतिक जो है वो उनकी राजनीतिक ख़त्म करनी चाहिए। मैं भी आपका बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत से आपके हिंदुस्तान में फ़ैन हैं। वो एक सवाल जानना चाहते हैं, मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं कि शेर सिंह राणा महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफ़गानिस्तान से लेके आई, एक नया माहौल था, नया देश था, नया कुछ था, रूमर्स मीडिया में बहुत कुछ चल रहे हैं। तो मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप अपना अनुभव बताएं। सन 2001 में मुझ पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा, तो इस आरोप लगने के कारण मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुझे भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि
अफ़गानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है और पिछले 800 वर्षों से ऐसा उनके साथ होता है। तो जब ये बात मुझे पता चली अखबार में पढ़ के और कुछ और माध्यम से, तो मन को बड़ा दुख हुआ और मैंने ये फैसला किया, ये इच्छा रखी कि मैं खुद अफ़गानिस्तान जाऊं और उनकी मिट्टी वहाँ से वापस लेकर आऊं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो तिहाड़ जेल थी। तो सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फ़रार हुआ, जो हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है, फ़रारी मानी जाती है। और सन 2004 में फ़रार होकर मैं बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मैं काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, वहाँ के अनेक स्थानों पर जाके मैंने खोजबीन की और 1.5 महीने के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे हमारे महान सम्राट की समाधि मौजूद है, उनके कवि चंद्र बरदाई जी की समाधि मौजूद है। फिर मैंने इसको खोद के वापस लाने का प्रयास किया। शुरुआती प्रयास मेरे असफल हुए, पकड़ भी लिया, लेकिन जब मैं लगातार प्रयास करता रहा तो एक बार मुझे सफलता मिली और मैं उनकी मिट्टी लेकर और जो अन्य सामान वहाँ से लाया जाना ज़रूरी था और संभव था उसको लेकर वापस भारत आया और उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया कलकत्ता में, और बचा हुआ मिट्टी का हिस्सा और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द की। तो उन्होंने एक स्मारक जो है उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में बनाया और पृथ्वीराज चौहान जी की जो एक कह लीजिए जो आत्मा थी उसको शांति प्राप्त हुई। बिहार चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी दिल्ली में, जहाँ पर हर प्रदेश से हमारे मुख्य पदाधिकारी आए हुए थे। बिहार के भी करीब 20 मुख्य पदाधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। हम लोग बहुत मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सत्यपाल सिसोदिया जी को भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, नया चुना गया है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माता सत्यवती देवी जी थी, उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था। तो पार्टी के अंदर ये पद काफ़ी दिनों से जो है खाली था, रिक्त था। तो आज सबने, पूरी कार्यकारिणी ने जो है सत्यपाल जी को चुना है और अब सत्यपाल जी के नेतृत्व में जो है बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। कहना चाहेंगे, कोई मैसेज है आप देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को, युवाओं को, जो युवा दर्शक हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि आजकल देखने में आ रहा है कि युवा जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं और बहुत सारे ख्वाब देखता है युवा। ज़्यादातर युवा नशे के भी शिकार हैं। हाँ, नशे के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं इसलिए कि उनके सपने होते हैं, जब वो पूरे नहीं होते तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप अपना जीवन, हमेशा भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ में आप सपने रखिए अपने जीवन के कि आपको जीवन में क्या क्या करना है, और दूसरे हाथ में सब्र रखिए। सपने और जो सब्र जब एक साथ चलते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और जीवन में कामयाब होते हैं, क्योंकि हर सपना पूरा नहीं होता, और जब हर सपना पूरा नहीं होता तो दूसरी मुट्ठी में जब सब्र होता है तो वो आपको तसल्ली देता है। और सिर्फ सब्र से भी काम नहीं चलता, क्योंकि युवा का या किसी भी व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो बड़े बड़े सपने देखे और उसके लिए अपने जीवन में काम करे। तो इसके लिए मैं अगर आपको हिंदू हृदय सम्राट कहूँ तो? देखिए, ये तो आपके मन की इच्छा है, मैं इसमें कैसे आपको रोक सकता हूँ, टोक सकता हूँ। तो आपको लेकिन जो लाखों युवा है या लाखों लोग हैं वो आपको अपना आइकॉन मानते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि आपको कहा जाना चाहिए। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है और आप मुझसे बड़े हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे लिए अच्छे विचार रखते हैं। या जो लाखों हमारे भाई हैं, शुभचिंतक हैं, उनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने सब कुछ कराया है जीवन में। ये मेरी डेस्टिनी थी, चाहे वो अफ़गानिस्तान जाने की हो या तिहाड़ जाने की हो, तो ये सब डेस्टिनी थी। और मैंने हमेशा प्रयास किया है कि देश के लिए, अपने समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए अच्छे काम करें, जिससे कि जब हम इस धरती से जाएं
तो लोग ये विचार करें कि ये एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे काम करने का हमेशा प्रयास करते थे। प्रकृति प्रेरी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।